नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे रूस में हॉर्मुज जैसा संकट देखने को मिल रहा है और यूक्रेन में हाहाकार की स्थिति शुरू हो चुकी है। दरअसल देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध में अब एक नया मोर्चा जो है वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर खतरे से दुनिया की सांसें अटक जाती हैं, कुछ ऐसा ही संकट अब रूस के लिए एजोव सागर में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने ड्रोन हमलों के जरिए रूस के समुद्री व्यापार और तेल आपूर्ति नेटवर्क को निशाना बनाया और दावा यह है कि महज 9 दिनों के भीतर 116 जहाजों पर हमले किए गए, जिसके बाद एजोव सागर में जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। अब बताया यह जा रहा है कि यूक्रेन का निशाना रूस का वो समुद्री नेटवर्क है जिसके जरिए तेल, ईंधन और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई की जाती है। इन हमलों के बाद कई जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी गई है और वैकल्पिक मार्गों पर विचार अब हो रहा है। एजोव सागर रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है क्योंकि यहां से अनाज और ऊर्जा कारोबार का एक बड़ा हिस्सा संचालित होता है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, निर्यात कारोबार पर भी देखने को मिल सकता है। इधर यूक्रेन की यह रणनीति सीधे सैन्य ठिकानों के बजाय अब लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को निशाना बनाने की मानी जा रही है। वहीं रूस इसे आर्थिक और समुद्री युद्ध की नई चुनौती के रूप में देख रहा है। अब लगातार बढ़ते ड्रोन हमलों ने यह साफ कर दिया है कि अब रूस यूक्रेन संघर्ष जमीन और आसमान से निकलकर समुद्री व्यापारिक मार्गों तक पहुंच चुका है। सवाल कई है कि क्या आगे रूस और यूक्रेन के बीच में जो रुक रुक कर कहीं ना कहीं बमबारी होती थी, अब क्योंकि बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, तो इसका असर कहीं अब पूरी दुनिया पर तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, रूस, अगर हम रूस की बात करते हैं तो रूस पर जिस तरीके से अब नई रणनीति के साथ यूक्रेन हमला कर रहा है, कोशिश यह है कि आर्थिक तौर पर रूस को कमजोर किया जाए। आखिर क्या रणनीति अपना रहा है यूक्रेन, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले सवाल यही होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ रहे हैं और असर पूरी दुनिया पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन की यह रणनीति है कि रूस के लॉजिस्टिक ठिकानों पर निशाना बनाया जाए, उसकी आर्थिक चेन को पूरी तरीके से तोड़ा जाए, तो आगे अब क्या हालात, क्या स्थिति आप बनते हुए देख रहे हैं सर? पुनीता जी, बहुत धन्यवाद आपका अपने चैनल पर बुलाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो अजोव सागर में हो रहा है वो कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। दरअसल में अजोव सागर जो है ये रशिया और यूक्रेन का एक आंतरिक समुद्र है और 2003 में दोनों देशों ने एक संधि की थी कि हम इसका साझा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया को रशिया ने अपने नियंत्रण में लिया, तब से स्थिति बदल दी गई और यहाँ तक बदल दी गई कि यूक्रेन के अजोव सागर में कोस्टल एरिया के ऊपर जो भी छोटे बड़े पोर्ट थे उनके ऊपर रशिया ने अधिकार कर लिया। अब रशिया ने इतना ही नहीं, रशिया ने यूक्रेन के ओडेसा में 3 बंदरगाह हैं, उन तीनों बंदरगाहों के ऊपर अटैक किया और उसकी जो निर्यात क्षमता थी उसे कम किया। इन सब का बदला लेने के लिए और असलियत में जो क्रीमिया है उस क्रीमिया की सप्लाई लाइन को काटने के लिए यूक्रेन ने ये कदम उठाया कि उसने अजोव सागर में, जैसा बताया गया है, पिछले 9 दिन में उनके 116 जहाजों के ऊपर आक्रमण किए। पहले यूक्रेन जो आक्रमण करता था वो शैडो फ्लीट्स के ऊपर करता था, शैडो टैंकर्स पर करता था, पर अब उसने नेवल वेजल्स के ऊपर हमले किए, वार वेजल्स के ऊपर हमले किए। अच्छा, इतना ही नहीं, अजोव सागर में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि इस सागर का रशिया के साथ जुड़ने का जो माध्यम है उसे कहते हैं डोन चैनल। वो डोन चैनल के थ्रू रशिया की जो नदियां हैं जिनके थ्रू गेहूं और स्टील और एनर्जी सप्लाई होती है, उसको कह सकते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट।
तो एक तो डोन चैनल के थ्रू अजोव सागर रशिया को जोड़ता है, दूसरी तरफ इसमें कैर्च कैर्च स्ट्रेट है, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है जी। ऐसे ही कैर्च स्ट्रेट है जो अजोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ती है। वो कैर्च स्ट्रेट के ऊपर यूक्रेन ने हमला किया। रिजल्ट क्या हुआ? रशिया के जाने वाले जहाज और आने वाले जहाज दोनों का वहां पे ऐसे ही जमावड़ा लग गया जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस वक्त लगा हुआ है। अब रशिया पूरी दुनिया में गेहूं का खास तौर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और उसमें से एक चौथाई गेहूं जो है वो अजोव सागर से होकर गुजरते हैं। तो अगर इस एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगती है तो ये यकीनन केवल रशिया और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी, जी। ये पूरी दुनिया में इसका असर होगा। लेकिन अब कोई समस्या ऐसी भी नहीं होती कि जिसका समाधान ना हो या जो आदमी से बड़ी हो। तो रशिया का प्लान ये है कि अगर अजोव सागर बंद है तो हम ब्लैक सी से एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, ब्लैक सी में जो रशिया के बंदरगाह हैं उनकी गेहूं को हैंडल करने की क्षमता अजोव सागर के मुकाबले करीब करीब आधी है, यानी कि करीब 9 लाख टन प्रति मंथ, हर महीने और में सर 9 यहाँ तो लाख सबसे टन। बड़ी चिंता इस बात को लेकर शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए अमेरिका ईरान के बीच अगर जंग शुरू हुई तो वैकल्पिक रास्ता तमाम देशों ने, क्योंकि निर्भरता ईरान पर थी तेल को लेकर, इसके बाद रूस का रुख किया गया। अगर ऐसे में रूस के ऊर्जा ठिकानों पर या फिर तेल ठिकानों पर यूक्रेन हमला कर रहा है तो आप सोचिए कि कोई रास्ता तो बचेगा नहीं ना पूरी दुनिया के सामने। भारत, आप सोचिए, भारत तो पूरी तरीके से आधे से ज्यादा तेल अभी रूस से ही तो खरीद रहा है। तो ऐसे में आप क्या स्थिति देख पा रहे हैं? अगर वाकई में ऐसे हमले यूक्रेन की तरफ से होते रहे रूस के तेल ठिकानों पर तो स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप पुनीता जी, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। हालांकि थोड़े बहुत अल्टरनेटिव तो अवेलेबल है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद भी सऊदी अरबिया की पाइपलाइन है, यूएई की पाइपलाइन है। ऐसे यहाँ भी एक दूसरा, अगर अजोव सागर के ऊपर ये कंट्रोल होता है तो ब्लैक सी के थ्रू डायरेक्ट है, लेकिन वो बहुत रिड्यूस कैपेसिटी हो जाती है। और इन चीजों को देखना चाहिए और क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। अमेरिका ने अब ये प्लान किया है कि वो हर उस देश के ऊपर जो रशिया से तेल खरीदता है उस पे 100% टैरिफ लगाएंगे। ये बिल आने वाला है। अब मान लीजिए अगर ये हो जाता है तो एक तो रशिया की वैसे कैपेसिटी कम, और इंडिया के ऊपर इसका असर यूं पड़ेगा कि ईरान से हम खरीद नहीं सकते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से और सैंक्शन लगने की वजह से, और रशिया से भी क्योंकि सैंक्शन हटने के बाद भी हम खरीद रहे थे, लेकिन अगर ये आवाजाही बंद हो जाती है तो हम रशिया से भी नहीं खरीद सकते। तो हालांकि हिंदुस्तान 40 कंट्रीज से तेल खरीदता है, खाली एक दो से नहीं, हमारे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल तो लेंगे। लेकिन डिफिकल्टीज आती हैं, और एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर एकदम किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट करने में समय भी लगता है, और जो दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं उनका डिस्टेंस ज्यादा है, उसके अंदर ऑयल की प्राइस भी ज्यादा है, उसके अंदर ऑयल में जो क्रूड ऑयल है उसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा है, यानी कि उसके डिस्टिलेशन पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिला के ये डिफिकल्टीज आएंगी, और ये नेचुरली भारत के लिए और कंट्रीज के लिए भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसलिए पूरी दुनिया को मिलके ये कोशिश करनी बिल्कुल। चाहिए। और देखिए आप जो सर बिल की बात कर रहे हैं जो अमेरिका लेकर आया है, देखिए पहले तो अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि 500% टैरिफ जो है वो लगाया जाए, लेकिन फिर बाद में 100% टैरिफ लगाने को लेकर बिल पास हुआ है। लेकिन ये इसे लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये जो बिल है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही समर्थन मिल गया है, तो क्या आसानी से ये बिल पास हो जाएगा क्या? एक सवाल तो ये होगा। दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि अगर रूस का ये सागर जहां पर यूक्रेन ने हमला किया है, अगर ये बंद हो जाता है तो नाटो देशों पर क्या इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो पहला आपने सवाल पूछा कि क्या ये बिल पास हो जाएगा, ये बिल में हालांकि प्रॉब्लम वहां के सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि आप आर्बिट्रेरी टैरिफ दूसरे देशों के ऊपर नहीं लगा सकते। लेकिन अगर उसमें लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी कि लोअर हाउस और सीनेट
दोनों इसे पास कर देते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बिना तो बिल पास नहीं होता। और प्रेसिडेंट खुद चाहते हैं कि ये बिल पास हो, बाकी लोग उसे रोकने पे लगे थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाऊं, लिहाजा मुझे इसमें कोई शक नजर नहीं आता कि ये बिल पास हो सकता है। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये हिंदुस्तान के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए भी एक बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें अपने सोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो एक तो ये बात है कि ये एक आने वाला खतरा है, उस खतरे के एग्जीक्यूट होने से पहले हमें अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेने चाहिए। दूसरे, आपने कहा कि अगर अजोर सागर में जो कैच स्ट्रेट है, अगर वो बंद हो जाता है, जो जैसा फिलहाल में है कि दोनों तरफ उसके जहाज खड़े हो गए, अगर वो बंद हो जाता है तो यकीनन उसका असर नेटो पर भी पड़ेगा। यद्यपि नेटो के ऊपर कम पड़ेगा, क्योंकि नेटो ने इस युद्ध के स्टार्ट होने के बाद में अपने गैस और ऑयल के जो रास्ते थे, जो पाइपलाइंस वगैरह थी, वो दूसरे देशों के ऊपर ट्रांसफर कर लिए हैं। रशिया के ऊपर उनकी डिपेंडेंस लगातार कम होती जा रही है। और वैसे भी यूक्रेन की वजह से रशिया और नेटो कंट्रीज में एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन है। तो आने वाले समय में नेटो कंट्रीज रशिया से कोई भी इंपोर्ट करने में 100 बार सोचेंगे। मींस कि नेटो के ऊपर इसका असर होगा तो सही, लेकिन बहुत मामूली होगा। लेकिन ये जो लगातार, क्योंकि यूक्रेन देखिए, हमने कितने सालों से ये जंग चली आ रही है, तकरीबन सोचे कि 5 साल ही होने को है, और रुक रुक कर लगातार हमले यूक्रेन भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है। लेकिन अब जब यूक्रेन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और खास करके सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि आखिर इतने लंबे समय तक यूक्रेन इस जंग में टिका रहा और रूस के सामने चुनौती बनाता रहा, अब आगे ये परिस्थितियां किस ओर जाती हुई दिखाई दे रही? क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस जंग का अंत हो भी पाएगा, या फिर और भी ज्यादा विध्वंसक रूप ये जंग लेती हुई नजर आ रही है सर? देखिए, तानाशाह कभी हारते नहीं है। या तो वो जीतते हैं या वो मरते हैं। यानी कि रशिया को ये उम्मीद करना कि यूक्रेन हरा लेगा, और ये कहाँ है? ये तो दुनिया को बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। कहाँ चल रहा है जी? ये तो 31 जो नेटो की कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ लड़ रही है। पिछले 5 साल से लगातार करीब करीब जो 31 कंट्रीज हैं वो रशिया के साथ लड़ रही हैं, और 31 कंट्रीज होने के बाद भी अब तक रशिया को हरा नहीं पाई हैं। और उसका कारण सीधा ये है कि पूरे यूरोप की अगर आबादी देखो करीब 65 करोड़ है, और रशिया की करीब 15 करोड़ है। वो 65 करोड़ लोग इस 15 करोड़ लोगों से डरते हैं। यानी कि अगर अब ये सिचुएशन बिगड़ती है तो सर, यानी कि देखिए अभी जो स्थिति देखने को मिलती रही है वो आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। सर, बहुत माफी के साथ आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, समय फिलहाल इतनी की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया।